हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने लास्ट पढ़ा था। अब इसके बाद में हम आगे ये टॉपिक्स पढ़ेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, क्या क्या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, कैसे कैसे रिलीजियस मूवमेंट हुए थे और क्यों ज़रूरत पड़ी थी हमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स रखने की। तो बेसिकली क्या था कि अगर आपको मैंने बताया होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। रिवॉल्ट के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था, तो क्राउन का रूल एस्टैब्लिश्ड हो गया था। इसके बाद क्या देखने को मिला, तो उन्होंने धीरे धीरे रिफॉर्म्स लेकर आए। जैसे सती अबॉलिशन एक्ट लेकर आए थे 1829 में, विडोरी मैरिज एक्ट लेकर आए थे 1830 के अंदर। तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें इंप्रूव होने लगी थी और काफ़ी सारी चीज़ें आगे आगे बढ़ने लगी थी। तो इसका क्या रीज़न था, क्यों ये सब हुए थे, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में कौन कौन आते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जामनेकर, गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी और भी ना जाने कौन कौन थे। तो हम सबसे पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेंगे और थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड थ्योरी भी जानेंगे। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स से फर्स्ट क्वेश्चन है, वो रॉट गिफ्ट टू मोनोथीसिस। इसके ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर और कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय ने ये बुक लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथीसिस। उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। सेकंड क्वेश्चन है, धर्म सभा वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता इन अपोजिशन टू द ब्रह्म समाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय, वो वॉज इट्स फाउंडर। तो इसका ऑप्शन है मधुसूदन दत्त, राम नारायण, राधाकांत देव और सी मनमोहन घोष। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राधाकांत देव। बेसिकली अब मैंने आपको बताया राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश किया था, तो उसके काउंटर में, उसके अपोजिशन में उनको काउंटर करने के लिए एक समाज इस्टेब्लिश किया गया था, धर्म सभा। वो धर्म सभा किसने इस्टेब्लिश की थी? राधाकांत देव ने। तो धर्म सभा वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1830 इन अपोजिशन टू द ब्रह्म समाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय बाय राधाकांत देव। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी धर्म सभा। इसका रीज़न ये था कि इट स्टूड फॉर द preservation of status quo and social religious matters, opposing even the abolition of sati. However, it favored the promotion of Western education even for girls. तो धर्म सभा एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। जैसे अगर राजा राम मोहन रॉय का काम था कि सती प्रथा को रोकना है, अबॉलिशन ऑफ सती करनी है, तो धर्म सभा इसके फेवर में थी। ये इनके इन मैटर्स को अपोज करी थी अबॉल, क्योंकि बेसिकली बात है ब्रह्म समाज को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। तो जो भी ब्रह्म समाज के आइडियल्स होंगे उसको जो धर्म सभा है वो क्या करेगा, काउंटर करेगा, उसके अपोजिट में ही बोलेगा। तो ये चीज़ याद रखना। बट हाँ, इन्होंने एक चीज़ का फेवर किया था धर्म सभा ने, वो भी वेस्टर्न एजुकेशन और इवन फॉर गर्ल्स को उन्होंने प्रमोट करने के लिए बोला था। अब इस थियोरी पार्ट में मैं राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगी कि क्या था ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय। सो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन रिनाइसेंस। मतलब राजा राम मोहन रॉय को फादर बुलाया जाता है इंडियन रिनाइसेंस का, क्योंकि इन्होंने ही चेंज लाया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के अंदर, और उनको मेकर भी बुलाते हैं मॉडर्न इंडिया को। ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस। राजा राम मोहन रॉय बिलीव इन द मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। मतलब इनका ये था कि इनको ये पता लग गया था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच हमें अपनाने पड़ेंगे, साइंटिफिक हमें लेने पड़ेंगे, सोशल इक्वालिटी हमें अपनानी पड़ेगी। इनका फेस था मोनोथीज्म में। मोनोथीज्म मतलब एक गॉड में मानने वाले। इन ये था कि एक गॉड है, एक ही धर्म की हमें वर्शिप करनी चाहिए, अलग अलग गॉड नहीं। जैसे कोई मुस्लिम्स बता रहे, कोई से मूवमेंट आ रहा है, तो उनका ये था कि एक ही गॉड है, हमें एक को ही मानना चाहिए, मोनोथीज्म में। इसलिए उन्होंने बुक भी लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथीसिस, और इसको बंगाली में भी ट्रांसलेट करवाया था। वेदास उपनिषद को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट करवाया ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे हिंदू टेक्स्ट में भी मोनोथीज्म को सपोर्ट किया गया है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा स्टैब्लिश करी थी कलकत्ता के अंदर ही, ताकि ये मोनोथिस्टिक आइडियाज़ को, जो वेदांत टेक्नोलॉजीज है, उनको कैंपेन कर सके, उनको आगे प्रोपोगेट कर सके। और जो आइडल्ट्री है, कास्ट रिजिडिटीज़ है, मीनिंगलेस रिचुअल्स है, सोशल ड्रिल्स है, इनको ख़त्म करना था। इनके आइडियाज़ जो थे वो इन्फ्लुएंस रैशनलाइज आइडियाज़ के लिए, इसलिए इन्होंने वेदांत का प्रिंसिपल अपनाया था, रैशनलिज्म का प्रिंसिपल अपनाया था। उन्हें कहते थे कि सारे गॉड एक ही है, गिफ्ट टू मोनोथीज्म पे थे ये। मतलब लाइक मोनोथीज्म को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इनके बुक एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में इन्होंने सेपरेट करने की कोशिश करी थी मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ न्यू टेस्टामेंट को। तो इसके बारे में इसलिए राजा राम मोहन रॉय को पायनियर कहा जाता है, मॉडर्न रिनाइसेंस का, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अगर मैं इनकी एक बात करूँ तो इनका ये था कि समाज ने हमेशा इनकॉर्पोरेट टीचिंग्स पे ध्यान दिया, रिलीजियस को एम्फोसिस किया, ह्यूमन डिग्निटी में, आइडल्ट्री को अपोजिट करना, सोशल इवल जैसे सती था। राजा राम मोहन रॉय का एक चीज़ याद रखो, ये एक न्यू रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये जो अपना हिंदुइज्म था ना, इसमें जो ईवल प्रैक्टिसेस थे उनको ये प्यूरिफाई करना चाहते थे, उसको रिमूव करना चाहते थे। सती हो गया, आइडल्ट्री हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, इनको ये रिमूव करना चाहते थे। ये एक कोई न्यू रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, बस इनको रिमूव करना चाहते थे। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ,
फीचर्स ऑफ ब्रह्म समाज को अगर हम समडअप कर सकते हैं तो फीचर्स क्या थे ब्रह्म समाज के, इसने पॉलीथीज्म को ख़त्म किया था और आइडल वर्शिप को, तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीथीज्म और आइडल वर्शिप। इन्होंने मतलब लाइक जो अवतार्स होते हैं ना, रीइंकार्नेशंस, उस कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने डिक्लाइन किया था। इट डिनाइड दैट ये कोई स्क्रिप्चर कुड एंजॉय द स्टेटस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी ट्रांसेंडिंग ह्यूमन रीजन एंड कॉन्शियस। इस तरह के अगर हम बात करें, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कास्ट सिस्टम को। तो राजा राम मोहन रॉय एक क्रूसेडर थे अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। इनके एफर्ट से गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट आया था 1829 में विलियम बेंटिक के थ्रू, जिसने क्या मतलब डिक्लेयर किया था कि सती एक क्राइम है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस कंपेनर्स फॉर वुमेन राइट्स की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, प्रोटेक्ट किया था। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें किया, जैसे पॉलीगैमी को ख़त्म किया था, जो विडोज़ का जो स्टेटस डिग्रेड था उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब उनको बढ़ावा दिया था समाज में, उनको इनहेरिटेंस का राइट दिलवाया था प्रॉपर्टी फॉर वुमेन के लिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने मॉडर्न एजुकेशन में भी काफ़ी सपोर्ट किया था। इन्होंने डेविड हेयर को सपोर्ट किया था टू फाउंड द हिंदू कॉलेज 1817 में, जबकि रॉय का जो इंग्लिश स्कूल था वो क्या पढ़ाता था, मैकेनिक्स और वॉलेटर्स की फिलॉसफी भी पढ़ाता था। तो ये याद रखो, इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, डेविड हेयर को सपोर्ट किया था टू एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज 1817 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अक्षय कुमार। इसका आंसर ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा स्टैब्लिश की थी 1814 के अंदर कलकत्ता के अंदर। क्यों करी थी? इनका मकसद था कि आइडल्ट्री जो होती है, आइडल वर्शिप है, कास्ट रिजिडिटीज़ जो हैं, जैसे दलित की कास्ट अलग हो गई, हिंदू ब्राह्मण्स को सबसे टॉप पे रखते थे, तो इन सब में जो कास्ट इवल्स थे उनको रिमूव करना, जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, सोशल इल्स थे, उन सबको रिमूव करने के लिए इन्होंने एक आत्मीय सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्म सभा इन August 1828. राजा राम मोहन रॉय did not want to establish a new religion. He only wanted to purify Hinduism of the evil practices which he had crept into it. And third option है, he wrote precepts of Jesus. तो सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो इसका जो आंसर है वो सारे ही सही है, तीनों ही सही है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश किया था 1828 में अगस्त में, और ये क्या चाहते थे, एक न्यू रिलीजन इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे, बल्कि हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना चाहते थे। उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन 1817। जोनाथन डंगन, राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर और कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेविड हेयर। फाउंड किसने किया था? डेविड हेयर। सपोर्ट किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने हेल्प किया था हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश करने में, पर एस्टैब्लिश किसने किया था? वो डेविड हेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्टार्टेड हिज एंटी सती स्ट्रगल इन 1818 एंड ही साइटेड सैक्रेड टेक्स्ट टू प्रूव हिज कंटेंशन that no religion sanctioned the burning alive of widows. Besides appealing to humanity, reason and compassion, he also visited the cremation grounds, organized vigilance group and filed counter petitions to the government during his struggle against sati, whom we are talking about. ये 4-5 लाइन दे रखी है और हमसे पूछा है कि ये किसके बारे में हम बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन या फिर सभी। तो इसमें मैं आपको अगर बताऊँ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि ये हम इस इंसान के बारे में बात करें जिसने एंटी सती स्ट्रगल को स्टैब्लिश किया था, स्टार्ट किया था मतलब 1818 में, जिसने टेक्स्ट के अंदर ये प्रूव किया था कि कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि आप जिंदा जो विडोज़ होती है उनको जला दो, बल्कि इन्होंने अपील किया था ह्यूमैनिटी के लिए, रीज़न कंपैशन के लिए इन्होंने अपील किया था। ये क्रिमेशन ग्राउंड्स पे गए थे ये सब समझाने के लिए, उनकी कंडीशंस देखने के लिए। विजिलेंस ग्रुप भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था और गवर्नमेंट मतलब इन्होंने गवर्नमेंट के लिए पिटिशंस पे लिखे थे ताकि आप स्ट्रगल मतलब इन्होंने स्ट्रगल किया था सती के खिलाफ। किसकी बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देवेंद्र नाथ टैगोर हैडेड तत्वबोधिनी सभा, और सेकंड ऑप्शन है इट्स ऑर्गन वाज तत्वबोधिनी पत्रिका इन बंगाली लैंग्वेज एंड इट रिजॉल्टली अपोज द क्रिश्चियन मिशनरीज। सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे इन्होंने एक तत्वबोधिनी सभा को हेड किया था, ये भी राजा राम मोहन रॉय से जुड़े हुए थे, और तत्वबोधिनी सभा एक पत्रिका निकालती थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका, और वो बंगाली में होती थी, सिर्फ बंगाली में। और ये इसका काम था क्रिश्चियन मिशनरीज को अपोज करना, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये लोग हिंदूज़ को कन्वर्ट कर रहे थे। क्रिश्चियन, अगर आपको अपनी इनहेरिट प्रॉपर्टी चाहिए पिता की, तो आप हिंदुइज्म को छोड़ के क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाओ। तो इस सबको अपोज करने का काम इस सभा ने करते थे, तत्वबोधिनी सभा। तो इसका आंसर डी है, यानी कि सारे तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who helped आत्माराम पांडुरंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय और हेनरी विवान। इसका आंसर है ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग की मदद करी थी प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश करने के लिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा इनकी थ्योरी पढ़ते हैं, केशव चंद्र सेन कौन थे और उन्होंने कैसे उनकी मदद करी थी। तो देखो क्या होता है, 1867 में केशव चंद्र सेन ने हेल्प करी थी आत्माराम पांडुरंग की प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश करने के लिए बॉम्बे में। कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था याद रखना, बॉम्बे में, कलकत्ता में नहीं है। बेसिकली ब्रह्म समाज के आइडिया स्प्रेड थे महाराष्ट्र में, और हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रीकर्सर है प्रार्थना सभा परमहंस सभा को लेकर के। इट्स लाइक अ सोसाइटी, इट्स लाइक अ सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड लिबरल आइडियाज़।
ब्रेक डाउन ऑफ कास्ट एंड कम्युनल बैरियर्स। तो एम जी रनाडे जो थे उन्होंने समाज ज्वाइन किया था, प्रार्थना समाज 1817 में, और उनकी वजह से पॉपुलर हुआ था क्योंकि उन्होंने जो वर्क किया था, इनके एफर्ट्स ने इनको ऑल इंडिया कैरेक्टर गेन पॉपुलर किया था। इनके अदर मेंबर्स में बात करूँ, एम जी रनाडे के अलावा आर जी भंडारकर भी थे और एन जी चंद्रावरकर भी थे। ये दोनों मेंबर्स भी याद रख लेना, प्रार्थना समाज में यही है। केशव चंद्र सेन ने तो स्टैब्लिश किया था, पर एम जी रनाडे इनसे जुड़े थे। उसके बाद में एम जी रनाडे के बाद में आर जी भंडारकर और एन जी चंद्रावरकर भी थे। एम्फोसिस इनका वही मोनोथिज्म पे था। होल समाज वर मोर कंसर्न विद सोशल रिफॉर्म्स देन द रिलीजन। प्रार्थना समाज जो था वो अटैच था भक्ति कल्ट समाज को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के। तो इनके आइडियोलॉजी क्या थी बेसिकली कि एजुकेशन पे फोकस करना है, बट ऑर्थोडॉक्सी पे नहीं जाना है इनको, हिंदुडॉक्सी पे। तो उनके 4 पॉइंट्स, 4 एजेंडा था प्रार्थना समाज का। पहला, कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करना, वुमेन्स एजुकेशन पे फोकस करना, विडो मैरिज पे ये काम करते थे, और रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो डी के करवा और विष्णु शास्त्री जो थे वो चैम्पियंस थे सोशल रिफॉर्म्स के साथ रनाडे के साथ। अलॉन्ग विद करवे, रनाडे ने भी विडो मैरिज मूवमेंट चलाए थे, विडो होम एसोसिएशन थे, ताकि उनको एजुकेशन मिल सके और विडोज़ को ट्रेन कर सके, सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स। समझ आया? तो ये था प्रार्थना समाज के लिए जो मतलब लाइक स्टार्ट किया था केशव चंद्र सेन ने बॉम्बे में। इससे एम जी रनाडे जुड़े थे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। तो इनके 4 मतलब इनके एजेंडाज थे। पहले एजेंडा थे कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करना, वुमेन्स एजुकेशन पे फोकस करना, तीसरा था विडोरी मैरिज, और चौथा था जो मैरिज की जो एज होती थी 16 और 18, उनसे उनको बढ़ा देना मेल और फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू यंग बंगाल मूवमेंट। देयर emerged a radical intellectual trend among the youth in Bengal, और हेनरी विवान डेरोजियन was the leader और इंस्पायरर। इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने यंग बंगाल मूवमेंट और हेनरी विवान डेरोजियंस के बारे में बताया है। इसको समझते हैं कि यंग बंगाल मूवमेंट बेसिकली अर्ली 1830s में हुआ था, यानी कि 1820s के लेट में, अर्ली 1830s में एक रेडिकल अमर्ज हुआ था। हेनरी विवान डेरोजियन इनका नाम था। इन्होंने स्टार्ट किया था बंगाल के अंदर यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये एक एंग्लो इंडियन थे, हेनरी विवान डेरोजियन। इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे और लीडर भी थे। तो इनकी जो इंस्पिरेशन थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर थी। तो डेरोजियन किससे इंस्पायर थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ताकि फ्रेंच में जो लिबर्टी, सोशलिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये इनसे ज़्यादा इंस्पायर थे। और इन्होंने इसी से रिलेटेड एक मूवमेंट चलाया था, यंग बंगाल मूवमेंट। तो इसमें ये था कि फ्रीली सोचो, रैशनली सोचो, क्वेश्चन ऑन अथॉरिटी, लव, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम। तो इनका बेसिकली ये डेरोजियन सपोर्ट करते थे वुमेन्स राइट और एजुकेशन पे। तो इनके जितनी भी फिलोसफी थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे इनके इसमें मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक 4-5 लाइन दे रखी है और आपको गेस करना है किस पर्सनालिटी के ऊपर है। दैट इज, ही वॉज ऑल्सो ए क्रूसेडर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। ही डिड मच फॉर द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। As government inspector of schools, he had organized 35 schools, many of which he ran at his own expense. किसके बारे में हम बात करें? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन, देवेंद्र डगर। इसका आंसर ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्यों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर थे, संस्कृत के तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट स्कॉलर और रिफॉर्मर थे। विद्यासागर ने पूरी ज़िंदगी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया, पॉलीगैमी को स्टॉप करने के काम किया, विमेंस विडोज़ के लिए, विमेंस एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। 35 स्कूल खोले थे इन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर। तो बेसिकली इनका बिलीव्ड था कि हाई मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए। ही वॉज अ डीप ह्यूमनिस्ट, बहुत जनरल थे। ये एक प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या किया था कि जो स्क्रिप्चर नॉलेज जो रहती है ना, जो हमारे धर्मशास्त्र है, उनको थोड़ा सा चेंज करके ये एक मॉडर्निटी लेकर आए थे उस सोच के अंदर। इन्होंने संस्कृत कॉलेज भी खोला गया था। उस टाइम पे होता है कि संस्कृत ब्राह्मण्स ही पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला था नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी, अगर किसी को जान नहीं हुआ तो इन्होंने वेस्टर्न थॉट को मतलब लाइक इंट्रोड्यूस किया था अपनी संस्कृत कॉलेज के अंदर। इनका इन्होंने एक न्यू मेथोडोलॉजी इवॉल्व करी थी संस्कृत पढ़ाने के लिए। तो बेसिकली ये जो जिस मतलब लाइक स्टाइल में लेते थे वो बंगाली प्राइमर एंड इवॉल्व और न्यू प्रॉस स्टाइल था। इन्होंने जो है सपोर्ट किया था विडोरी मैरिज के लिए, जिसके अगेंस्ट लीगलाइजेशन हुआ था। मतलब लाइक इतने ज़्यादा विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये एक विमेन सपोर्टर में विमेन एजुकेशन और विडोरी मैरिज को लेकर के इन्होंने बहुत काम किया था, जिसके रिजल्ट से एक लीगलाइजेशन और विडोरी मैरिज एक्ट भी बना था। चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के भी खिलाफ थे। इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन पे भी काफ़ी कुछ वर्क किया। इन्होंने 35 स्कूल्स खोले थे और ये बेथून स्कूल जो था ना उसके भी सेक्रेटरी थे। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हायर एजुकेशन वुमेन इंडिया। कोई भी पूछे हु वाज द पायनियर ऑफ हायर एजुकेशन वुमेन इंडिया, तो राजा राम मोहन ने 4 ऑप्शन, तो कन्फ्यूज मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हुआ सेक्रेटरी ऑफ बेतून स्कूल? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन और देवेंद्र टैगोर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब लाइक एक बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के ऊपर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है कि ये बेसिकली सोशल रिफॉर्मर थे थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे। इन्होंने बॉम्बे में जर्नलिज्म से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो था रिफॉर्म्स किया था। इनका एक न्यूज़पेपर भी आता था, दर्पण। तो ही वॉज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। कौन? बाल शास्त्री जाम्बेकर जी। तो दर्पण जो था ये सोशल रिफॉर्म्स का काम करता था, विडो मैरिज, मतलब लाइक मॉडर्न एजुकेशन पे वर्क करता था। ब्राह्मणिकल जो ऑर्थोडॉक्सी थी उनके अगेंस्ट अटैक करते थे। तो बेसिकली उन्होंने 1840 में दिग्दर्शन भी इस्टेब्लिश किया था, जिसका काम था आर्टिकल्स छापना, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एज वेल एज हिस्ट्री। तो दो इनके न्यूज़पेपर थे, एक तो दर्पण और एक दिग्दर्शन। तो ये कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कोई भी एग्जाम की, दर्पण और दिग्दर्शन जो है वो किसके वो है, मतलब किस सोशल रिफॉर्मर के न्यूज़पेपर्स हैं या वर्क है? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के दिग्दर्शन और दर्पण। दर्पण का मैंने आपको बताया, दिग्दर्शन का आपको पता होना चाहिए इसमें आर्टिकल्स किसके छपते थे, साइंटिफिक आर्टिकल्स और हिस्ट्री के आर्टिकल्स छपते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बेतून स्कूल फाउंडेड इन कलकत्ता और ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। भी इसके बारे में दो बात करी थी, तो दोनों इसका आंसर सही है। इसका आंसर जाता है सी, ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट्स इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच समाज ऑर्गेनाइज शुद्धि मूवमेंट? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देश समाज या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज ने स्टार्ट किया था ये शुद्धि मूवमेंट, अपने ही घर में लोगों के लिए शुद्धि करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, Dayanand strongly criticized as Capist Hindu belief in Maya. He advocated that God, soul and matter यानी कि प्रकृति were distinct and eternal entities and every individual had to work out his own salvation in the light of the eternal principles governing human conduct. Third इसका statement है, Dayanand believed in the theory of karma and reincarnation. तो इसके करेक्ट अगर हम सारा एक स्टेटमेंट करना है करेक्ट वन, तो उसका तीनों सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आर्य समाज इनसे ही रिलेटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो इसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हिंदी ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन में ऐसा पूछा क्या गया है। देखिए, आर्य समाज मूवमेंट एक रिवाइवलिस्ट फॉर्म था, ना कि रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट होता है जो समाज को सुधारना चाह रहा था, पर आर्य समाज मूवमेंट रिवाइवल्स था क्योंकि ये पीछे के जो चीज़ें थी उनको रिवाइव करना चाह रहे थे। तो इनका ये पॉइंट था कि अगर इसके जो फाउंडर थे वो थे दयानंद सरस्वती और मूल शंकर जी। इनका जो बॉर्न हुआ था वो मोरवी स्टेट गुजरात में ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। 15 साल के इन्होंने संन्यास ले लिया था, ट्रुथ की सर्च में बाहर चले गए थे। फर्स्ट इन्होंने आर्य समाज यूनिट जो थी वो सेटअप किया था बॉम्बे में 1875 में। इनका जो हेडक्वार्टर्स था वो इस्टेब्लिश हुआ गया था लाहौर में। दयानंद के व्यूज़ पब्लिश होते थे, एक फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो बुक का नाम है वो क्या है, दैट इज सत्यार्थ प्रकाश। काफ़ी बार पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है और किसके द्वारा ये वर्क किया गया है, तो कंफ्यूज मत होना, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो इनका जो विजन था वो था क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बनाना, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया रखना, फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, आर्यन रिलीजन का मेन पर्सपेक्टिव था। इन्होंने एक इंस्पिरेशन दिया था वेदास का, यानी कि बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, इट इज़ बैक टू वेदास। इन्होंने रिवाइवल था तो इन्होंने पीछे की चीज़ों पे फोकस किया था कि हम पीछे चलते हैं, बैक टू वेदास पे, वैदिक लर्निंग को अपनाते हैं, वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन को अपनाते हैं। नॉट रिवाइवल ऑफ अ वैदिक टाइम्स, वैदिक टाइम का रिवाइवल नहीं था, वेदास के कॉन्सेप्ट का इनका रिवाइवल था। इन्होंने मॉडर्निटी तो एक्सेप्ट करी थी, अब लाइक पेट्रोटिक एटीट्यूड भी इनको नेशनल प्रॉब्लम्स के खिलाफ दिख रहा था, बट इन्होंने क्या किया था, बैक टू वेदास एक कॉल दिया था कि रिवाइवल हमें वैदिक लर्निंग को अपनाना चाहिए, प्योरिटी ऑफ उनको अपनाना चाहिए। उन्होंने मॉडर्निटी भी एक्सेप्ट करी, सब कुछ एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली दयानंद रिसीव एजुकेशन और वेदांत पे इन्होंने उनको जो था वो शिक्षा मिली थी। तो इन्होंने क्या किया था कि जो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किए थे हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे पुराण हो गया, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे, मतलब हिंदू बिलीफ इन माया जो इल्यूशन होता है उसके खिलाफ ये अगेंस्ट थे, ठीक है। ये मानते थे कि अगर एक एम है ह्यूमन लाइफ का स्ट्रगल टू अटेन मोक्ष, वो कैसे हो सकता है फ्रॉम दिस इविल वर्ल्ड कि ताकि भगवान से हम सीधे जाके डायरेक्ट मिलान करें। तो ये उसके रीज़न पे था। इन्होंने एडवोकेट किया था गॉड, सॉल और मैटर ये डिस्टिंक्ट है, ये एटर्नल एंटिटीज है, ये हमेशा रहेगा और एक इंसान को खुद अपने साल्वेशन पे वर्क करना चाहिए। इन्होंने नियति का जो कॉन्सेप्ट होता है यानी कि डेस्टिनी, ये उसके अगेंस्ट थे, राइट। ही अटैक्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नियति वाला प्रिंसिपल ऑफ नियति डेस्टिनी। ये किस पे बिलीव करते थे, दयानंद बिलीव इन थियोरी ऑफ कर्मा पे बिलीव करते थे और रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते थे।
ये था. बट ही ऑल्सो सेड दैट गुड डीड्स शुड बी प्राइमरली फॉर द गुड फॉर अदर्स, नॉट फॉर सेल्फ. और दयानंद ने एक फ्रंटल अटैक लॉन्च किया था हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटीज़, अनटचेबिलिटीज़, जितने भी पहले सोशल प्रेवलेंट रिलेवेंट प्रॉब्लम्स थे उन पर इन्होंने अटैक किया था. तो ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा था ये इसी पे था कि दयानंद स्ट्रांगली क्रिटिसाइज एस्केपिस्ट हिंदू बिलीफ इन माया. येस, ये इन्होंने इल्यूजन पे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था. इन्होंने माना था कि गॉड, सॉल और मैटर, प्रकृति, ये डिस्टिंक्ट है, एटर्नल एंटिटीज़ है और एक इंसान को खुद अपने साल्वेशन पे वर्क करना चाहिए. और एक इस पर बिलीव करते थे थियोरी ऑफ कर्मा पे और इनकारनेशन पे. तो तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं इसके, सही है. तो थ्योरी पढ़ के आपको क्वेश्चन समझ आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पब्लिश सत्यार्थ प्रकाश, वही इंपॉर्टेंट है. स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस ऑफ जीव यानी कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है इज द वर्शिप ऑफ शिव, वो एडवोकेटेड दिस. स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, कोई नहीं इसका आंसर है. ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद. एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है कि सर्विस ऑफ जीव यानी कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट की हम सर्विस करते हैं वो वर्शिप है शिव का. ये एडवोकेट किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस वॉज द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड. हिंदू कॉलेज कलकत्ता, फर्ग्यूसन कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि एंग्लो इंडियन मुस्लिम कॉलेज. तो इसका आंसर है ऑप्शन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता. वो एस्टैब्लिश हुआ था 1817 में, वो भी विद एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय यानी एसोसिएट्स. एस्टैब्लिश किसने किया था हिंदू कॉलेज को, डेविड हेयर ने एस्टैब्लिश किया था. और सपोर्ट किसका लगा था, राजा राम मोहन रॉय का. 1817 में फर्स्ट कॉलेज था ये जो सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था हिंदू कॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल रिफॉर्मर नोन एज लोकितवादी. गोपाल गणेश, गोपाल हरि देशमुख, एम.जी. रनाडे या कोई नहीं इसका आंसर. ऑप्शन में गोपाल हरि देशमुख को लोकितवादी कहते हैं, पेन नेम से लिखते थे लोकितवादी नाम से. नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक सत्याधर्म एंड गुलामगिरी किसके वर्क से. राजा राम मोहन रॉय के, एनी बेसेंट के, केशव चंद्र सेन के, ज्योतिबा राव फुले के. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा राव फुले के. सार्वजनिक सत्याधर्म और गुलामगिरी ये किसके वर्क्स हैं, ज्योतिबा राव फुले के. जैसे मैंने आपको उनके वर्क्स बताए थे दिग्दर्शन और दर्पण के बारे में बाल शास्त्री जावड़ेकर जी के. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि सार्वजनिक सत्याधर्म और गुलामगिरी किसके हैं, ये इनके हैं ज्योतिबा राव फुले जी के. इनके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि ये कौन थे ज्योतिबा राव फुले. ज्योतिबा राव फुले जो थे इनका जन्म हुआ था एक सतारा महाराष्ट्र में और ये लो कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, माली कम्युनिटी को. और इन्होंने क्या किया, देखिए लो कम्युनिटी को बिलीव करते तो नेचुरली ये अपर क्लास जो मूवमेंट होगा उनके खिलाफ चलाएंगे. ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को लेकर के इन्होंने पावरफुल मूवमेंट चलाया था, अपर कास्ट डोमिनेशन ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को लेकर के. तो ज्योतिबा राव फुले ने एक समाज इस्टेब्लिश किया था सत्यशोधक समाज. कौन सा समाज, सत्यशोधक समाज किसने इस्टेब्लिश किया था, ज्योतिबा राव फुले जी ने. तो बेसिकली इनमें क्या था कि ये जो क्या करते थे, इनका मेन एम क्या था मूवमेंट का कि इनके इस एजुकेशन को स्प्रेड करना है वुमेन में, लो कास्ट पीपल में. फुले चाहते थे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, ना कि सोशल रिफॉर्म. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जब लोअर क्लासेस जो थी, लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी थी, उनको ये सारी चीज़ें पता लगेगी, उन तक एजुकेशन पहुँचे, राइट. उन तक अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो वो एक सोशल रिफॉर्म लेकर आ रहे हो आप, तो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है. ही वॉज ऑफ द व्यू दैट अंटिल द ऑप्रेस्ड क्लासेस और मासेस उनको भी पढ़ाना चाहिए. हम कोई लोअर क्लास की बात ही नहीं कर पा रहे, कोई मास अवेकनिंग ही नहीं कर पा रहे, तो ये इनका काम था. तो ये चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हर लोग पढ़े, लो क्लास भी पढ़े, लो सोसाइटी के लोग भी मतलब इज्जत के साथ पढ़े. तो इन्होंने क्या ना वन सिस्टम पर अटैक किया था. इन्होंने प्रोपोगेट किया था सत्यशोधक मैरिज सेरेमनी में कि सिंपल और इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए और बिसाइड्स मेकिंग सर्विस ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट वो नहीं होना चाहिए. फुले का वर्क जो थे वो दो वर्क इन्होंने किए थे, सार्वजनिक सत्याधर्म एक किताब इनकी थी, एक थी गुलामगिरी. ये एक इंस्पिरेशन थे कॉमन मासेस को लेकर के. तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योतिबा राव फुले, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वुमेन एजुकेशन, लोअर क्लास वुमेन एजुकेशन पे वर्क किया था, लोअर सोसाइटीज़ को लेकर के इन्होंने वर्क किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वॉज नॉट प्रोपोगेटेड बाय थियोसॉफिकल सोसाइटी. ऑप्शंस है बिलीफ इन कर्म एंड रीबर्थ, बिलीफ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी, बिलीफ इन वेदांत फिलोसफी, बिलीफ इन द इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये प्रोपोगेट नहीं करते थे ये प्रिंसिपल इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, एनी बीसेंट के बारे में. एक ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स थे, मैडम H.P. विलास्की और M.S. ऑलकॉट. इन्होंने ये जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी. इंस्पायर्ड द इंडियन थॉट और कल्चर की इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स 1875 में. 1882 में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था अडियार में, आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास के अंदर. सोसाइटी बिलीव करती थी कि एक स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन अ पर्सन सोल और गॉड. कैसे, या तो कंटेम्पलेशन, प्रेयर या फिर रेवलेशन से हो. इन्होंने ये भी इस्टेब्लिश किया था
इट एक्सेप्टेड दैट हिंदू बिलीफ, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये चीज़ को मानती थी, रेनकार्नेशन, कर्म थ्योरी को, जिनको जो स्वामी दयानंद सरस्वती मानती थी उनको भी मानती थी। और इन्होंने उपनिषद से और सांख्य फिलोसफी से कुछ इंस्पिरेशन भी ली थी। इनका काम था कि यूनिवर्सल, इन्होंने किस पे फोकस किया था, इट एम टू वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ, मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए हर जगह, ब्रदरहुड हो पे ह्यूमैनिटी पे वर्क कर रहे हैं हम, इरिस्पेक्टिव कोई भी रेस हो, क्रीड हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर हो, सब इनके लिए बराबर थे। तो ये था इनका मानना। थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट हिंदू रिनाइसेंस का मेन मतलब माना जाता है, क्योंकि इंडिया में इस मूवमेंट को पॉपुलर किया था एनी बेसेंट ने। ये प्रेसिडेंट बनी थी ऑलकॉट की डेथ के बाद। एनी बेसेंट इंडिया 1893 में इन्होंने एक हिंदू कॉलेज बनारस, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, जिसे BHU कहते हैं, वो इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, जहाँ पर हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो कॉलेज बिकेम द न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 में वो क्या बन गया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। एनी बेसेंट ने भी काफ़ी कुछ किया था फॉर द वुमेन ऑफ एजुकेशन, बट इनका जो एजेंडा था उनमें से ये एजेंडा नहीं था, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी को लेकर के। अगर आप सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं, तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स में अगर हम क्या बात कर सकते हैं कि एक लिबरेशन आया था इंडिविजुअल के अंदर से, डर बाहर निकला था, सब मोनोथेइज्म के बारे में जानने लगे थे, आइडल वर्शिप जो होती थी पहले, जो अनटचेबिलिटी थी, सती थी, ये सारी जो जितने भी सोशल रिफॉर्म्स आए, ये सारी जो सोशल इवल प्रैक्टिसेस थे उनको ख़त्म किया था। एक इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ बाहर आए थे, कल्चर पे हमने फोकस किया था, एक मतलब जागरूकता जाहिर हुई थी लोगों के बीच में। तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स थे। नेगेटिव एक्सपेक्ट्स थे कि नारो सोशल बेस था, इनको कोई लोग मानना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। तो उनके लिए एक नारो सोशल रिलीजियस बेस था। ये वो अभी भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे उनको वो फोकस करना चाहते थे, अपने कल्चर पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहते थे। वो अपनी एजुकेशन में चेंज नहीं करना चाहते थे, बल्कि क्या करना चाहते थे, मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स को वो अपना ही नहीं पा रहे थे। उनके था कि जैसे इसमें भी दो मूवमेंट्स हो गए थे। अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी दो मूवमेंट्स हो गए थे, एक तो रिफॉर्म मूवमेंट, एक रिवाइवल मूवमेंट्स। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बैक टू वेदास वो क्या था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिफॉर्मर्स और राजा राम मोहन के साथ सत्यशोधक समाज था, ब्रह्म समाज था, ये रिफॉर्म्स थे। धीरे धीरे ब्रह्म समाज भी टूटने लग गया था। तो धीरे धीरे सारी प्रैक्टिसेस, इवल प्रैक्टिसेस थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो अभी भी एस्टैब्लिश्ड ही था। तो ये हमने सारा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। सो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस ये क्वेश्चंस कर लेना, इसकी थ्योरी पर थोड़ी बहुत थ्योरी और देख लेना स्पेक्ट्रम से, बाकी कवर है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म के बारे में। अब धीरे धीरे रिलीजियस रिफॉर्म चेंज आने लगे, बड़े बड़े नेता सामने आने लगे, तो क्या नेशनलिज्म आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, तो वो हम स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट चैप्टर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैंने बोला था ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो यार सबके साथ शेयर करो, लाइक करो। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ये एक सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री की, फिर पॉलिटी की सीरीज़ आएगी, और कल इस पे जो वीडियो आएगा वो पूरा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा। तो उन सब क्वेश्चंस को कवर अप करो, एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको कवर अप करने हैं।